तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस न्यूज की वीडियो में। जी हां, न्यूज की वीडियो, और एक दिन में 2 वीडियो। मुझे भी नहीं पता कैसे हो रहा है, लेकिन कंटेंट था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डेफिनेटली आज एक और वीडियो शेयर करनी चाहिए। हम बात करेंगे आज यहाँ पे AEW डायनामाइट के शो के बारे में एंड में, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बड़ी स्टोरीज हैं WWE के रिगार्डिंग गाइस, तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखते रहें। और लाइक बटन नहीं दबाया तो भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से लाइक बटन दबा देना चाहिए था। और भाई यहाँ पे हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले ब्रॉक लेसनर की। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसको आई डोंट नो कब से WWE फैंस चाह रहे हैं कि भाई वापस आ जा, लेकिन अभी तक हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिले नहीं है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गाइस ये बात मानी जा रही है कि WWE को ब्रॉक लेसनर चाहिए वापस, और समर स्लैम के लिए उनको प्रिपेयर करा जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि WWE ने डिसाइड कर लिया वो किस मैच के लिए वापस आएंगे, लेकिन हिंट्स जो है वो चारों तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। पहली बात, उनको नेम ड्रॉप करा गया था मंडे नाइट रॉ इस हफ्ते ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और उसके अलावा WWE की वेबसाइट पे एलुमनाई सेक्शन से उनको एक्टिव रोस्टर पे डाल दिया गया है, वो भी मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो ब्रॉक लेसनर की रिटर्न्स की जो सीड्स हैं, हम कह सकते हैं जो बीज है, वो WWE बो रही है और कहीं ना कहीं हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं कि लेसनर वर्सेस लैशली का आई थिंक मैच होने वाला है समर स्लैम में। और गाइस इसके पीछे एक दो रीजन और भी हैं कि वो बड़े NFL स्टेडियम में शो को करने वाले हैं, जिसकी लोकेशन आज रात को अनाउंस हो जाएगी। और ऊपर से अगर उनको एक बड़ा पेपर व्यू चाहिए, रोमन रेंस, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली और कार्डी बी होस्ट होंगी और सैटरडे को ये शो देखने को मिलेगा, तो एक हिस्टोरिकल हो सकती है चीज WWE के लिए। तो लेसनर के रिटर्न्स के साइन पॉजिटिव लग रहे हैं इस टाइम पे, एंड आई थिंक गाइस वो जल्द वापस आ सकते हैं। अगली स्टोरी की अब हम बात करते हैं गाइस, जहां पे आने वाली मंडे नाइट रॉ का प्रीव्यू जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। कुछ बढ़िया चीजें अनाउंस करी हैं, उम्मीद करते हैं शो थोड़ा बहुत ठीक होगा इस हफ्ते का। पहली बात जो है, ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलेगी हेल इन अ सेल के लिए। इसके अलावा शेना बेजलर अलेक्सा ब्लिस को कन्फ्रंट करेंगे अलेक्सा प्लेग्राउंड के लिए, और मानो या ना मानो डेफिनेटली मैं इस सेगमेंट के लिए वेट कर रहा हूं। उम्मीद तो नहीं है कि बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या पता अच्छी हो जाए। और इसके अलावा जो बढ़िया चीज अनाउंस हुई है वो एक बैटल रॉयल है गाइस बिटवीन द टैग टीम्स, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो एजे स्टाइल्स और ओमोस का नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। और जो टीम्स अनाउंस करी गई हैं वो है वाइकिंग रेडर्स, द न्यू डे, लूचा हाउस पार्टी, T-Bar एंड मेस प्लस RK ब्रो। और क्लियरली यहां से पता लग ही रहा है कि भाई RK ब्रो के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, और एजे स्टाइल्स और ओमोस के साथ अगर उनकी फ्यूड होती है सीधा टाइटल्स के लिए, तो मैं डेफिनेटली ये देखना चाहूंगा। तो इसका इंतजार रहेगा मंडे नाइट रॉ के लिए। ये सारी चीजें अनाउंस कर दी गई हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, जो कि मेन स्ट्रीम रेसलिंग में इस टाइम पे एक बड़ी चीज बन चुकी है, अटेंशन मिल रही है इसको काफी, और ये है न्यू जापान प्रो रेसलिंग और WWE की डील। मतलब कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, इन दोनों कंपनी की आपस में बात हो रही है कि आपस में एक रिलेशनशिप फॉर्म कर सकें, एक डील कर सकें। और अगर आपको नहीं पता तो कुछ साल पहले WWE ने सेम चीज ट्राई करी थी, लेकिन वो उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार इन सभी चीजों में बाकी चीजों की तरह एक बड़ा डिफरेंस है, और उनका नाम है निक खान। जी हाँ, माना जा रहा है कि निक खान जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है इस डील के लिए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि WWE को न्यू जापान का प्रोजेक्ट सेल कर सकें, और न्यू जापान को WWE का प्रोजेक्ट सेल कर सकें। और अगर वो डील यहाँ पे अच्छे से करते हैं तो ये रिलेशनशिप पॉसिबल है। ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि डैनियल ब्रायन को इसके अंदर इन्वॉल्व करा जा रहा है कि वो जाके न्यू जापान में लड़े, लेकिन वो चीज जो है अब ज्यादा इतनी बड़ी नहीं है। अब डैनियल ब्रायन डायरेक्टली न्यू जापान से बात नहीं कर रहे हैं। तो एक बार फिर से वही पैटर्न गाइस हमें देखने को मिल रहा है जब से निक खान आए हैं। पहले पीकॉक की डील हुई, उसके बाद रिलीजेस देखने को मिले, अब फैंस वापस आ चुके हैं। बड़ी बड़ी चीजें, फाइनेंशियल अच्छी चीजें जो है WWE के लिए वो कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए तो बहुत बढ़िया ये बात है। और ये भी माना जा रहा है कि फिलहाल न्यू जापान प्रो रेसलिंग इस डील को तभी साइन करेगी, तभी कुछ अग्री करेगी, अगर पर्सनली उनको भी कुछ ज्यादा फायदा हो रहा है। और ये भी माना जा रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े स्टार्स इधर उधर जाएंगे, क्रॉस ओवर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये डील होती है तो NXT के साथ होगी न्यू जापान की, ताकि ऐसा ना हो कि न्यू जापान के स्टार्स WWE में आ रहे हैं और WWE के टॉप स्टार्स के अगेंस्ट उनको लॉसेस दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और एक और पॉइंट गाइस ये है कि अभी फिलहाल न्यू जापान काफी सारी कंपनीज के साथ काम करती है, जिनमें से एक AEW भी है। लेकिन अगर WWE उस डील को साइन कर लेती है न्यू जापान के साथ, तो इसका मतलब ये भी होगा कि बाकी किसी कंपनीज के साथ जो है वो न्यू जापान को काम करने देंगे नहीं। और रिसेंटली टोनी खान ने इस पे एक प्रोमो भी कट करा था कि रेसलिंग में सिर्फ एक ही खान है, और माना जा रहा है कि वो इसी पूरी डील के अराउंड प्रोमो था, क्योंकि उनको भी शायद ये बात पता है कि अभी WWE और न्यू जापान के बीच में कोई भी टाइप की डील होना गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, इस चीज को हम ट्रैक करते रहेंगे, और कुछ बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये हो गई आज की गाइस हमारी
न्यूज की अपडेट्स और अब हम चलते हैं ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के शो पे, जहां पे मैं पूरा डिटेल्ड रिव्यू नहीं करूंगा, मेन चीजों की बात करेंगे और रिजल्ट्स मैं आपको तब भी सारे बताऊंगा। तो जो पहला मैच देखने को मिला वो था यहाँ पे गाइस एक नॉन टाइटल मैच, यंग बक्स अगेंस्ट पाक एंड पेंटा एल सेरो मिएदो। और यहाँ पे मैच जो हमें देखने को मिला बहुत ही बढ़िया था। बस एक कंप्लेंट थी मेरी इससे कि भाई इतने बड़े बड़े मूव्स लगाए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी किक आउट हुए जा रहा है, मतलब काफी सारी डिस्ट्रैक्शंस भी थी। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे अजीब लगी, जो कि मैं इस मैच में इतनी ज्यादा नहीं देखना चाहता था। लेकिन उसके अलावा ये मैच एंटरटेनिंग था, क्राउड काफी ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व भी था और एट द एंड हमें देखने को मिलता है अपने हील टैक्टिक्स यूज करके यंग बक्स गाइस इस मैच को जीत जाते हैं। तो मैच के बाद यंग बक्स अपने अटैक को कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ पे एडी किंगस्टन आते हैं सेव करने के लिए। और लेटर इन द शो में देखने को मिलता है कि पाक और पेंटा बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे कि एडी किंगस्टन ने उनको क्यों बचाया, लेकिन एडी कहते हैं देखो भाई हमारा दोनों का टारगेट सेम है, मुझे बस उस बात से फर्क पड़ता है। और शो पे आज ये भी अनाउंस करा गया कि जॉन मॉक्सली इंडेफिनिटली आउट ऑफ एक्शन चले जाएंगे, यानी कि गाइस इसका जो रीजन है रियल आपको पता ही है कि रेने यंग और जॉन मॉक्सली का बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा टाइम ऑफ दे दिया गया है। इसके बाद हमें मार्क हेनरी की अपीयरेंस देखने को मिलती है पहली बार AEW में और यहाँ पे गाइस वो सारी बातें करते हैं कैसे मैं AEW रैम्पेज के ऊपर जो है एक एनालिस्ट की तरह काम करने आऊंगा। लेकिन वो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं, पहली की AEW को कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है, पहली बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज उनसे पूछी गई थी कि क्या तुम रेसलिंग में कभी वापस आओगे, तो उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मैं आऊंगा, लेकिन वो डेफिनेटली एक हिंट दे रहे थे कि अभी भी बहुत कुछ है जो कि मैं कर सकता हूं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी पोटेंशियल चीजें हमें जानने को मिली है। और इसके अलावा मार्क हेनरी को आज कोई थीम सॉन्ग नहीं मिला, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा एक वियर्ड चीज थी। इसके बाद ही एकदम विकी गरेरो आ जाती है रिंग के अंदर, वो मार्क हेनरी और टोनी को यहाँ से भगाती हैं और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड्राडे एल इडोलो को। जी हाँ गाइस, एंड्राडे सीएन आल्मास WWE के फॉर्मर सुपरस्टार जिनको रिलीज करा गया था, वो ऑल एलीट रेसलिंग के साथ साइन कर चुके हैं, जो कि एक बढ़िया बात थी। क्राउड काफी खुश हो रहा था उनको देख के और बिल्कुल सरप्राइज भी हो गए थे लोग कि ये हो रहा है इस टाइम पे। और एंड्राडे आते हैं रिंग के अंदर और वो एक ही चीज बोलते हैं कि मैं अपने आप को पहले फेस ऑफ लैटिनो बोला करता था, लेकिन अब मैं कुछ टाइम बाद अपने आप को फेस ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग बोलूंगा। तो एक और बढ़िया साइनिंग यहाँ पे ऑल एलीट रेसलिंग के लिए। और मैं कहूंगा कि भाई TNT चैंपियनशिप के अराउंड उनको बहुत अच्छे तरीके से बुक करा जा सकता है, स्पेशली गाइस अगेंस्ट मीरो। और वहां पे अगर लाना भी आ जाती है, जेलिना वेगा भी आ जाती है, तो भाई आप भी जानते हैं क्या हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद गाइस हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पे एंथनी ओगोगो और क्यूटी मार्शल की टीम लड़ रही थी कोडी रोड्स और बिग शॉटी ली जॉनसन के अगेंस्ट। और ये मैच के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। एंड में एंथनी ओगोगो एक पंच मारते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होता है रेफरी, पता नहीं लगता और कोडी को पिन कर दिया। यहाँ पे उन्होंने अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत लिया है। इसके बाद इनर सर्कल आ जाती है रिंग के अंदर अपनी विक्ट्री लैप सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने स्टेडियम स्टैम्पीड मैच जीता है। तो पहले आके वो क्राउड में कहते हैं भाई जितने भी लोग बैठे हैं तुम्हारे लिए नई इनर सर्कल की शर्ट जो है बिल्कुल हम फ्री दे रहे हैं, अपनी सीट पे चेक करो। और सबको गाइस उन्होंने एक शर्ट फ्री दी, तो ये बढ़िया फैंस के लिए चीज थी, लोग बिल्कुल चीयर कर रहे थे। इसके बाद जेक हेगर ने वार्डलो को चैलेंज कर दिया है एक MMA केज फाइट में, जो कि आज से 2 हफ्ते बाद हमें डायनामाइट पे देखने को मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कैसे इसको एक रेसलिंग रिंग में करा जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्टेड होंगी सारी चीजें। और जेक हेगर का MMA रिकॉर्ड जो है अभी तक वो अनडिफीटेड है और हम जानते हैं कि ये ओरिजिनल MMA फाइट तो है नहीं, तो आखिर कैसे वो करेंगे देखना इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा गाइस जेरिको बोलते हैं सेगमेंट के एंड में कितने कमाल के प्रोमो कट करके कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि MJF को मैं वही चोट वही दर्द पहुंचाऊंगा, उसके करियर को खत्म करने की कोशिश करूंगा जैसे उसने मेरे साथ करा था एट ब्लड एंड गट्स। और वो कहते हैं कि द इनर सर्कल विल नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट। और यहाँ पे क्लियरली पता लगता है कि उनकी फ्यूड पिनेकल के साथ अब खत्म नहीं हो रही है, वो अभी भी आगे जा रहे हैं। और ये चीज मैंने आपको अपने डबल और नथिंग रिव्यू में भी बोली थी कि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आज बोलूंगा यहाँ पे कि अभी करंटली इन रेसलिंग आई डोंट थिंक कि क्रिस जेरिको से बेटर कोई माइक पे है। मतलब जो पैशन उनका आज इस प्रोमो में देखने को मिला, मजा आ गया सुन के। इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, 10 आउट ऑफ 10 प्रोमो। और क्रिस जेरिको अभी भी दिखा रहे हैं कि भाई एक वेटरन ही रहता है, कि एक्सपीरियंस बंदे को ज्यादा पता होता है एज कंपेयर टू कोई न्यू कमर। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो ऑरेंज कैसिडी बैक स्टेज है और उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि केनी ओमेगा के साथ अभी जो है मेरी फ्यूड खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो चीटिंग से जीते थे। और इसके बाद केनी ओमेगा का एक प्रोमो होता है जहां पे वो कहते हैं भाई 3 हफ्ते बाद मेरा जंगल बॉय के साथ मैच तो है, लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल भी जो है डर नहीं रहा, क्योंकि जंगल बॉय एक छोटा सुपरस्टार है। लेकिन वो साथ के साथ ये भी कहते हैं कि नेक्स्ट वीक हम रिवील करेंगे इस चीज को कि आखिर क्यों हमने चीटिंग नहीं करी थी डबल और नथिंग में, और उसकी हमें फुटेज मिल चुकी है, तो वो हम दिखाएंगे। तो गाइस वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पे जंगल बॉय क्रिश्चियन केज के साथ टीम अप करते हैं लड़ने के लिए अगेंस्ट द प्राइवेट पार्टी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि प्राइवेट पार्टी अब क्यों शर्ट पैंट में लड़ रहे हैं। भाई ठीक है, तुम हार्डी फैमिली ऑफिस में आ गए, पैसा
पैसा है तुम्हारे पास पर रिंग गियर तो अपना लेके आ जाओ। तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इनकी फ्यूड आपस में चल रही है दोनों टीम्स की। और यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन और जंगल बॉयज मैच को जीत चुके हैं, लेकिन मैच के बाद मैट हार्डी जो कि बहुत खुंदक में थे वो एक ट्विस्ट ऑफ फेट लगा देते हैं रैंप पे क्रिश्चियन के ऊपर। तो मैट हार्डी और क्रिश्चियन की आई थिंक इंडिविजुअल फ्यूड यहाँ से स्टार्ट होने वाली है और उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा कुछ टाइम तक। इसके बाद गाइस डार्बी एलिन और स्टिंग आ जाते हैं रिंग के अंदर, उनकी पहली इंटरव्यू आफ्टर कितना कमाल का स्टिंग का जो मैच हमें देखने को मिला था डबल और नथिंग में। और स्टिंग आगे कहते हैं कि देखो भाई वो मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी मोमेंट थी, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था वो मेरे करियर का और इस समय मैं बहुत खुश फील कर रहा हूं और मैं थैंक यू बोलता हूं AEW के क्राउड को जिसने मुझे सपोर्ट करा। इसके बाद स्क्रीन पे आ जाते हैं स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज और वो कहते हैं कि स्टिंग ठीक है, हमें पता है कि तुम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन डार्बी तुम सिर्फ इस वजह से यहाँ पे इतना अच्छा कर पा रहे हो क्योंकि स्टिंग तुम्हारे साथ है। तो उन्होंने यहाँ पे एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करा है डार्बी को, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि तुम्हारा पार्टनर स्टिंग नहीं होना चाहिए। तो डार्बी किसको लेके आएंगे वो देखना गाइस इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या ये एक और नया सरप्राइज रिटर्न हो सकता है AEW में, वो भी गाइस पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद हमें डॉक्टर ब्रिट बेकर की AEW वुमेन्स चैंपियनशिप की सेलिब्रेशन देखने को मिली, जहां पे वाकई कहते हैं कि भाई मुझे 1500 बिग मैक मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के कूपन मिले। एक बार फिर से क्राउड में सबको उन्होंने एक बर्गर का कूपन दे दिया। तो जो भी आज AEW का शो देखने गया था उसके तो मजे हो गए भाई, टी शर्ट भी मिल गई, बर्गर भी मिल गया। और यहाँ पे बेसिकली वो अपनी बात कर रहे होते हैं किस तरीके से कि अब DMD जो है वो 3 लेटर इस कंपनी को रूल करने वाले हैं। लेकिन नायला रोज पीछे खड़ी होती हैं, वो सारे बर्गर उठा के फेंक देती हैं, तबाही मचा देती हैं और वहां से चली जाती हैं। तो क्लियर है बात की सेलिब्रेशन नायला रोज ने खराब करी, तो नायला का ही मैच होगा गाइस अब ब्रिट बेकर के साथ। और फाइनली इस शो के मेन इवेंट में बुल रोप मैच देखने को मिलता है डस्टिन रोड्स और निक कॉमोराटो के बीच में। बेसिकली एक स्ट्रैप मैच ही था और मेरे को ये नहीं समझ आई कि ये मैच मेन इवेंट में को रखा गया था। मतलब कुछ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि ये मैच इतना बड़ा नहीं था कि मेन इवेंट लायक हो, लेकिन यहाँ पे डस्टिन रोड्स जीत गया, एक अच्छा मैच जरूर था और निक कॉमोराटो का गाइस खून भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। तो ये थे आपके AEW डायनामाइट का रिजल्ट और साथ के साथ कुछ कमाल की अपडेट्स। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अपने ओपिनियंस इन सभी चीजों के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या अंड्राडे के साथ AEW करने वाली है गाइस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जानना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।